Okay. So selection rules for DD transitions. Selection rules for DD transitions. अभी देखो, क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डीडी ट्रांजिशन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम इस डीडी ट्रांजिशन से समझाते हैं, जिसमें एक जो कलर बिहेवियर है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम समझाते हैं डीडी ट्रांजिशन से। क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वो कलर्ड क्यों होते हैं। तो वहां पे जो हमारा रीजन होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या होता है, हम एक बात बोलते हैं कि डीडी ट्रांजिशन वहां पर होता है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक एनर्जी स्टेट से और दूसरी एनर्जी स्टेट में जब यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो एक्साइट होकर के या एनर्जी गेन करके क्या हो जाता है, हायर लेवल्स में चला जाता है। और जब ये वापस अपने एनर्जी लेवल्स में, जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल है उसमें जब आता है तो एनर्जी इमिट करता हुआ आता है जो कि विजिबल रेंज की होती है। अब ये जो विजिबल रेंज की जो एनर्जी है या रेडिएशंस हैं, ये आपको कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो 7 कलर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। वेबक्योर ये आपने पढ़ा होगा। और इसमें से जो भी कलर की वेवलेंथ वहां पर प्रेजेंट होती है वो कलर आपको शो होने लगता है उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो स्पेक्ट्रास या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास किस तरह से शो करते हैं। कोई बता सकता है? क्योंकि मैंने एक बार डिस्कस किया था आप लोगों से जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास या इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशंस थे उनको मैंने बताया था। किसी को याद है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ श्वेता बताओ। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस स्पेक्ट्रास क्यों देते हैं? सर सर एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से। पहले से होता है? यस सर। अच्छा। और और कोई बात नहीं। चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या होता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था और हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेकर के और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट में था, इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, यहां से एनर्जी इसके ऊपर इम्पार्ट हुई, ठीक है ना, हमने कोई रेडिएशन डाली और ये इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में ले गया, ठीक है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब ये एक्साइटेड स्टेट इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्टेबल स्टेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पर रहते नहीं है,
एक दो दिन के लिए जाते हैं, फिर वापस क्या होता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं या अपने वापस घर आते हैं। जब घर आएंगे हम वापस, तो ये जो एनर्जी इसने ली थी यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, जो एनर्जी ली थी, लेट्स से कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस है कितना, डेल ई। ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी एनर्जी E1 और इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2। तो ये दोनों के जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वो एनर्जी डिफरेंस हमने किससे प्रोवाइड किया है, ठीक है। और यहां आपको पता है कि फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी के पैकेट्स में होते हैं, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना, उसी को आप फोटोन बोलोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर 7.5 पैकेट्स चाहिए तो आप ले लोगे, वो नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक, क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि इनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। और अगर ये एनर्जी जो डेल ई जो एनर्जी है जो इस स्टेट से, इसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगी, ये एनर्जी अगर हमने जो रेडिएशंस इसको प्रोवाइड किए हैं, ये अगर इस एनर्जी गैप को मैच कर जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से एक्साइट होकर के और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। और जब ये वापस आएगा तो एनर्जी को या रेडिएशंस को इमिट करता हुआ आता है। और ये रेडिएशन जो इमिट हो रहे हैं वो विजिबल रेंज के इमिट हो रहे हैं, और विजिबल रेंज के इमिट होने की वजह से जो भी कलर की वेवलेंथ का रेडिएशन वो इमिट हो रहा है, उस तरह का कलर आपको वो शो होने लगेगा। ठीक है, सो ये आप बता सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से कलर इंपार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जो प्रमोशन होता है, जो शिफ्टिंग होती है, उसकी वजह से ये स्पेक्ट्रास आपको मिलते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से मिले हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। और स्पेक्ट्रा आपको पता ही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये जो ट्रांजिशन है, ये अब आपको ये भी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से और दूसरे एनर्जी लेवल में जब हम शिफ्ट करते हैं, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी है, ये काफी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है ना। एक ज्यादा एनर्जी हमें यहाँ पर देनी पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारे पास में कुछ और वाइब्रेशंस या कुछ और मोशंस भी होते हैं इलेक्ट्रॉन के। वो क्या होते हैं, वो होते हैं रोटेशनल। एक तो वो रोटेशनल मोशन कर रहा होता है, एक दूसरा मोशन कौन सा कर रहा होता है, वाइब्रेशनल मोशन कर रहा होता है। तो इसमें कुछ रोटेशनल लेवल्स भी होते हैं और वाइब्रेशनल लेवल्स भी होते हैं, जिनको एनर्जी कितनी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोशंस हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मोशंस को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब आप इस ज्यादा एनर्जी को यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे, तो ये एनर्जी तो ऑटोमेटिकली उसके पास में आई गई, क्योंकि आप इसको करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 5 किलो कैलोरीज चाहिए थी, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को करने के लिए मान लीजिए लेट्स से 7 किलो कैलोरीज चाहिए थी। तो अगर हमने 7 प्रोवाइड किए तो इसका मतलब ये है कि 5 से ज्यादा है, तो ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस तो उसमें होंगे ही होंगे। और अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ हमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी मिलते हैं। मतलब जब आप स्पेक्ट्रा लेने के लिए बैठोगे तो आप तो लेना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, साथ में आपको वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रास जो है वो फ्री में मिल जाएगा। और अगर इतने सारे स्पेक्ट्रास आपके मिलेंगे कि आपने लिए ये और मिले ये भी, तो जो बैंड होगा वो बैंड, मान लीजिए कि इस तरह से अगर हम इसे यहाँ पर देखें कि हमने एक सैंपल लिया हुआ है, इसके ऊपर ये इम्पार्ट की लाइट, ठीक है ना, और इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और अपने एनर्जी लेवल जो ग्राउंड स्टेट में था उससे एक्साइटेड स्टेट में इसने पहुंचा दिया। तो मानो कि यहाँ ये क्या है, एब्जॉर्बेंस की, उसने एनर्जी जो भी है वो उसको एब्जॉर्ब किया, एक, ठीक है। और ये है वेवलेंथ कि किस वेवलेंथ की लाइट। अब जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगा, वो एब्जॉर्प्शन बजाय एक ऐसे लाइन के, एक मिलनी क्या चाहिए थी, एक सिंगल लाइन मिलनी चाहिए थी इस तरह का, लेकिन वो मिलता क्या है, वो इस तरह का पीक मिलता है। मतलब कि एक ब्रॉड पीक मिलता है, ये ब्रॉड पीक। अब ये जो ब्रॉड पीक मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी हुए हैं, उसका स्पेक्ट्रा भी आ रहा है, और वो सब मर्ज हो जाएगा। तो ये जो एक सिंगल पीक आनी चाहिए थी, वो कई सारी पीक्स जो हैं वो
उसका कॉम्बिनेशन होगा, और कई सारी पीक्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रॉड बैंड जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रॉड बैंड है यही आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है। उसको नापने के लिए आप क्या इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हो, उसे नापने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हो जिसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से आप इन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रास को ले सकते हो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर इमिट हो रही होती तो उसे हम बोलते क्या, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। खैर, हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं, ये तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम यहाँ पर सिलेक्शन रूल पढ़ने वाले हैं और डीडी ट्रांजिशन पढ़ने वाले हैं। तो डीडी ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में शिफ्ट हुआ है। ये एक रीजन था मेरा यहाँ पर आपसे पूछने का और ये बात बताने का। तो हमारी जो डिस्कशन होगी वो क्या होगी कि इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या सभी तरह के ट्रांजिशंस अलाउड हैं, क्या वाकई डीडी ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आप अपने ही घर में, क्योंकि डी क्या है, एक सबशेल है, ठीक है ना, और इसके अपने ही घर में ये क्या करेगा, मूव करेगा। डीडी ट्रांजिशन वही तो हुआ कि डी से डी में गया, और डी से डी में गया, तो क्या ये वाकई ट्रांजिशन होगा। अपने ही घर के अंदर अगर उसे जाना है तो क्या उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी कहीं से। तो इसीलिए हम यहां पर पढ़ रहे हैं डीडी ट्रांजिशन, इसमें एक्चुअली क्या होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो हम यहां पर बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है डी के साथ। देखो ये एस के साथ नहीं होता, क्योंकि एस के जो ऑर्बिटल है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है एस। पी के साथ में अगर हम देखते हैं तो पी के साथ में भी ट्रांजिशंस नहीं होते, क्योंकि पी का जो सब ऑर्बिट होता है वो भी डिजेनरेट होता है। तो एस और पी दोनों ही डिजेनरेट होते हैं, मतलब कि सेम एनर्जी के होते हैं, इसमें कोई स्प्लिटिंग हमें देखने को नहीं मिलती। और जब हम इस पे स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती तो यहाँ पर ट्रांजिशंस भी नहीं होते खुद में। एस से पी में तो हो सकता है, पी में एस से हो सकता है, लेकिन पी से पी में नहीं हो सकता और एस से एस में नहीं हो सकता। अपने ही घर में यहाँ इसी कमरे में यहीं बैठा हुआ है, तो क्या ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से अब हमारे पास में एक जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास डी। तो ये हमारे पास मान लो कि एक डीजनरेट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये जब अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही लिगेंड इसके पास आने लगते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि लिगेंड उसके पास में आएंगे और फिर वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करेगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो वो जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है। जैसे ही वो लिगेंड्स इसके पास आएंगे तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको पता है ये 5 टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये अलग अलग एक्सिस पर और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो लिगेंड कहीं से भी आ सकता है। तो लिगेंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, वो डायरेक्शन ये डिसाइड करती है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं क्या उस सेम एनर्जी में रह सकते हैं या डिजेनरेट रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये नॉन एक्सियल पोजीशन से आते हैं तो ये मिलते हैं, एक्सियल पोजीशन से अगर आते हैं तो ये ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो होगा क्या, ये जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। तो मान लो इन केस अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह से ये जो डी ऑर्बिटल है 2 सेट्स में डिवाइड हो जाता है। जिस एक सेट को आप बोलते हो T2G सेट और दूसरे सेट को आप बोलते हो EG सेट। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो आप यहां पर क्या करोगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शो कर दोगे क्योंकि लोअर एनर्जी में वो रहेगा। ठीक, अब ये तो है कॉम्प्लेक्स जब बना। अब हमने क्या किया, अब हमने इस पर लाइट पास की। ठीक है ना, अब इस पर लाइट पड़ती है और लाइट जब पड़ती है
तो जो इलेक्ट्रॉन यहां इस T2G सेट के ऑर्बिटल में था, जो आपके ये DXY, DYZ और DXZ हैं, इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेकर के क्या किया, यहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। ठीक, अब ये जो यहां शिफ्ट हुआ है, ये दो तरह से शिफ्ट हो सकता है, या तो इस तरह से शिफ्ट हो या ये इस तरह से शिफ्ट हो। ये T2G और ये EG, ठीक है। तो यहां ये ऐसे था और यहां ये, एक सेकेंड, ये दो तरीके से इस तरह से शिफ्ट हो सकता है कि यहां तो ये, इसने यहां से और जंप लगाया यहां पे, या इसने यहां से जंप लगाया यहां। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो स्पिन है, ये स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में थी, यहां पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में थी ये वाली, सॉरी, और ये वाली क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब कि इनका स्पिन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये दो सिचुएशंस यहां पर हो सकती है। तो इन्हीं सिचुएशंस को, या इनकी जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, इन्हीं को एब्जॉर्ब किया, और जो ग्राउंड स्टेट और जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, उसमें हमारे को क्या मिल जाते हैं, स्पेक्ट्राज मिल जाते हैं। अब वो जो स्पेक्ट्राज होंगे, अब वो कुछ तो आपके इंटेंस स्पेक्ट्राज होंगे, काफी बढ़िया, जो पीक्स हैं या बैंड्स हैं वो आएंगे, और एक आएंगे आपके वीक बैंड्स। तो एक तो इंटेंस बैंड्स आते हैं और एक आते हैं वीक बैंड्स। अब ये जो इंटेंस बैंड और वीक बैंड है, ये क्यों आए, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स को पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे इसने जब इस तरह से स्पिन ट्रांजिशन किया, जब सेम स्पिन में रहा और यहाँ पर अपोजिट स्पिन में आया, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में, अगर उसकी स्पिन चेंज हो जाती है तो इसके स्पेक्ट्रास के जो बैंड मिलेंगे उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि भैया किस तरह का ट्रांजिशन होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसी बात को हम यहाँ पर अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है एक ग्राउंड स्टेट से और एक्साइटेड स्टेट में, इन्हें हम ट्रांजिशन बोलते हैं। और ये दो तरह के ट्रांजिशंस हो सकते हैं। एक वो जो हमें दिखाई देता है, जब हम यहाँ पर एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में बैंड देखेंगे, तो वो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो बैंड हमें दिखा हुआ है, ये वो स्पेक्ट्रा, वो ट्रांजिशंस हैं जो कि कैसे हैं, अलाउड। अगर वो अलाउड ट्रांजिशन होगा तो यहां दिखाई देगा, लेकिन दूसरे तरह के ट्रांजिशन ऐसे होंगे जो फॉरबिडन होंगे, मतलब वो हो ही नहीं सकते वो ट्रांजिशन, ठीक है ना। और अगर वो हो नहीं सकते तो आपको इस स्पेक्ट्रा में दिखाई भी नहीं देंगे। तो अलाउड वाले दिखाई देंगे और फॉरबिडन वाले आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। इसे ही हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल, कि कौन सा अलाउड होगा ट्रांजिशन और कौन सा फॉरबिडन होगा, मतलब कि कौन सा दिखाई देगा और कौन सा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कौन सा तो इंटेंस पीक देगा या बैंड देगा, बहुत अच्छे से दिखाई देगा, और कुछ या तो दिखाई नहीं देंगे या फिर कैसे दिखाई देंगे, वीक बैंड्स में शो होंगे, ठीक। अब इसको समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया, ठीक है ना। वो मॉडल क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉडल था। उस मॉडल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉडल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉडल। अब ये मॉडल क्या कहता है ट्रांजिशन को समझाने के लिए, कि अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो उस एब्जॉर्प्शन से अगर उसके
इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में अगर कोई चेंज आ जाता है, डाइपोल मूवमेंट लेट्स से कि अगर हम उसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर उसमें कोई चेंज आता है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि शुरू में 0 था, अगर उसमें चेंज या तो आता है तो ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट अब उतना नहीं रहेगा जितना पहले था, मान लो कि 0 नहीं रहेगा, तब तो क्या होगा, वो ट्रांजिशन हो जाएगा अगर वो अलाउड होता है तो, या वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अगर चेंज होता है तो, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, जो पहले था वही बाद में, तो अगर इसमें चेंज नहीं हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है या फिर ज्यादा चेंज हो सकता है। अगर ज्यादा चेंज होता है तो अलाउड ट्रांजिशंस जो है वो एक इंटेंस पीक आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है तो वो होगा तो फॉरबिडन, लेकिन वो पार्टली अलाउड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्टली अलाउड, मतलब बहुत कम अलाउड है। तो ये यहाँ पे वीक बैंड्स आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ अब दो तरह के रूल्स दिए गए जो ये बताते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसमें चेंज होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास में दो रूल्स हैं। तो पहला रूल, जो पहला सिलेक्शन रूल है, उसे हम बोलते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल। ये स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है अब देखो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, स्पिन स्पिन आपको पता है, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ये दो टाइप की स्पिन कर सकता है। अब जब ये यहां से और हायर एनर्जी शेल में जाएगा तो हायर एनर्जी शेल में क्या इस तरह की स्पिन रखेगा, या यहां से जाने पर वो इसी तरह की स्पिन रखेगा, सेम। तो ये कैसा सिलेक्शन करेगा उसको हम बोलते हैं, उसके बेस पर ये एक सिलेक्शन रूल हमने लिया, स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजिशन जिसमें स्पिन चेंज नहीं हो, मतलब कि ये अगर ग्राउंड स्टेट है, ये अगर एक्साइटेड स्टेट है, और इसमें अगर शुरू में इस तरह का स्पिन था, और जब यहां पर ये यहां गया एक्साइटेड स्टेट में, तो इसने अपना स्पिन चेंज नहीं किया, पहले ग्राउंड स्टेट में भी वैसा था और एक्साइटेड स्टेट में भी वैसा ही है, सेम स्पिन है। तो इस तरह के ट्रांजिशन को हम बोलते हैं स्पिन अलाउड, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह से ना जाकर के और क्या हो जाए, इस तरह से स्पिन करने लगे, तो इसे हम बोलेंगे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब एक चीज और देखने को मिलती है, जो स्पिन होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो प्लस हाफ से या फिर माइनस हाफ से, और जो मल्टीसिप्लिटी है वो आप निकालते हो 2s प्लस 1 से। ठीक है, अब ये 2s 1 से जब आप स्पिन मल्टीसिप्लिटी निकालोगे तो देखो, अगर हमारे पास में इसी तरह का वैल्यू रहती है, ठीक है ना, ये अपवर्ड था, इधर भी जाएगा तो अपवर्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो जो आपकी ट्रांजिशन होगी वो क्या कहलाएगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऐसा, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में, और ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, और ये इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है ना, ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक, इस कंडीशन पर हम बात कर रहे हैं। नाउ इन दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, ये प्लस हाफ देगा और ये भी प्लस हाफ देगा, तो प्लस हाफ क्या हो गया,
दोनों प्लस हाफ है ना, तो ये वैल्यू क्या आ गई? Yes. 5। सर 1. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो जो 3. मल्टीप्लिसिटी होगी वो कैसी होगी? ट्रिपलेट। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ना हो करके इस तरह से हो, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी और अब इसने क्या कर लिया, जो अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो कैसा दे दिया? इस तरह से दे दिया, ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया ये। तो यहां पर क्या करोगे आप? प्लस हाफ दोगे और यहां पर क्या दोगे? माइनस हाफ। और माइनस हाफ और प्लस हाफ को जब आप प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब आप यहां पर रख 0. लो, यहां पर अगर आप रखते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर जो मल्टीसिप्लिटी है वो क्या है? सिंगलेट। और यहां पर ट्रिपलेट। इसका मतलब मल्टीसिप्लिटी चेंज हो रही है। तो यहां पर स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कह देता है? वो ये कह देता है कि वही ट्रांजिशंस अलाउड होंगे। अलाउड ट्रांजिशंस कौन से होंगे? जहां पर मल्टीसिप्लिटी क्या रहे? मल्टीप्लिसिटी सेम रहे, वो अलाउड होंगे। और फॉरबिडन कौन से हो जाएंगे? फॉरबिडन वो हो जाएंगे जहां पर मल्टीसिप्लिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी या सेम नहीं रहेगी। तो उसे हम स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. ओके। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल एस जो है ना, इसे हम बोल देते हैं ये है चेंज इन मल्टीसिप्लिटी। चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो अगर डेल एस की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो मल्टीसिप्लिटी चेंज नहीं हुई, जितनी पहले थी उतनी अब है, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये वाला ट्रांजिशन कैसा हो जाएगा? अलाउड। और अगर मल्टीसिप्लिटी में चेंज हो गया, वो अगर ये नहीं रहती है, तो वो कैसा हो जाएगा? फॉरबिडन। तो इस तरह से आप स्पिन मल्टीसिप्लिटी जो रूल है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। अब Yes, हमें, sir. हाँ, अब हमें पता है कि हमने शुरू में जो लिया था वो क्या लिया था? ये डी ऑर्बिटल लिया था और इसको हमने यहाँ पर स्प्लिट करके T2G और EG सेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, ये EG सेट था और ये T2G सेट था। तो ट्रांजिशन जब होगा तो मान लो कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं D4 का, अगर हमने यहाँ D4 का एग्जांपल लिया तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे जैसे भी हमने फिल किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जब यहां मूव करके जाएगा, अब ये देख लो यहां पर कि इसकी स्पिन मल्टीसिप्लिटी चेंज हुई है या इसकी स्पिन मल्टीसिप्लिटी चेंज नहीं हुई है। ठीक, तो इस तरह का ट्रांजिशन मान लो जहां पे सेम रहे, जैसे मान लो ये टी जी से और मल्टीसिप्लिटी क्या है यहाँ पे? सेम। यहाँ पे भी 3 मल्टीसिप्लिटी है और ये भी 3 मल्टीसिप्लिटी है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए तो यहाँ पे मल्टीसिप्लिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये देखो यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा? अलाउड। और लेकिन इस तरह का जो होगा वो क्या हो जाएगा? फॉरबिडन। ठीक है, तो ये कई सारे तरीके से मैंने आपको बता दिया स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सिलेक्शन रूल के बारे में बात करते हैं। और दूसरा सिलेक्शन रूल है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। अब लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है?
अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ध्यान था, मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन डायपोल, जो इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मूवमेंट है, उसके बेस पर हमने यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स को अप्लाई किया। तो यहाँ इस लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में वो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है, ठीक है ना। मतलब अगर डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे ट्रांजिशन होगा, और अगर डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वहां पे ट्रांजिशन नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, क्या कहेंगे कि ऐसा ट्रांजिशन जिसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर चेंज हो जाए। मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किसमें लेते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है। और इसमें अगर चेंज अगर कोई हो रहा है तो डेल, हम बोल देते हैं डेल एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का चेंज। अगर ये जो चेंज है ये +-1 अगर है, मतलब या तो उसका कम हो जाएगा और या ज्यादा हो जाएगा। कम ज्यादा का देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एल की वैल्यू थी पी, तो पी सब ऑर्बिट से वो किस में चला जाए, डी में चला जाए। और अगर हमारे पास में था पी और वो कहां चला जाए, एस में चला जाए। ये दोनों तरह के ट्रांजिशंस कैसे हो जाएंगे, अलाउड। अगर डेल एल की वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का जो चेंज है वो +-1 अगर रहता है तो ट्रांजिशन आपका कहलाता है अलाउड ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन अलाउड है, ठीक। लेकिन अगर डेल एल की वैल्यू चेंज नहीं हो, +-1 ना हो, ठीक है, 0 रहे कि पहले भी पी में था, अभी भी पी में है, पहले भी डी में था, अभी भी डी में है, पहले भी एस में था, अभी भी एस में है, पहले भी एफ में था, अब भी एफ में है। अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, ऐसा, और जिसे हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे, कौन सा सवाल, कि साहब आपने कहा कि डी ट्रांजिशन जब करता है तो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन होगा नहीं। और सारे के सारे जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर्ड बता रहे हो आप, और साथ में ये और कह रहे हो कि रीजन क्या है, रीजन है डी ट्रांजिशन। और यहां आपने कह दिया कि ये ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो अब वो कलर कैसे शो करेगा, या वो जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे शो करेगा। इसका मतलब तो ये है कि इसको कलर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ डी ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, ठीक बात है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। यस सर। वापस दोहराता हूं कि अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज होता है, जैसे पी से डी में, पी से एस में, या फिर एस से एफ में, या डी से पी में, जरूरी नहीं पी से डी में ही हो, माइनस में भी हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे जो चीजें या ट्रांजिशंस होंगे, ये सारे के सारे कैसे होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। लेकिन अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एजीमुथल क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हम पी से पी में जा रहे हैं, या एफ से एफ में, डी से डी में, एस से एस में। इस तरह से अगर कोई भी ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है तो वो कैसा होगा, वो फॉरबिडन टाइप का ट्रांजिशन होगा। लेकिन फिर भी आपके सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, वो आपको कलर बिहेवियर देते हैं या ट्रांजिशंस शो करते हैं, उसका ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा आता है। तो अब आता है तो फिर आया कहां से, ठीक है। तो वो आया इसलिए क्योंकि रूल्स तो बना दिए, कह दिया कि अगर आपको 2 व्हीलर चलाना है तो हेलमेट पहनना जरूरी है, 4 व्हीलर चलाना है तो आपको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। लेकिन कुछ ना कुछ
आपको क्या दिए हुए हैं? रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं, रिलैक्सेशंस, रिलैक्सेशन। अब वो रिलैक्सेशन क्या है? किन परिस्थितियों में ये नियम जो हमने दो दिए हैं ये लागू होंगे, किन परिस्थितियों में वो लागू नहीं होंगे, उन सबको हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल्स में। ठीक है, तो पहला रिलैक्सेशन तो हम बात करते हैं जो हमने स्पिन सिलेक्शन रूल में दिया। तो पहला रिलैक्सेशन जो है वो हमारे पास है रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ है? वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि देखो जो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है ना, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, वो एक्चुअली में स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं है, बल्कि कैसा है? पार्टली अलाउड है, पार्टली अलाउड ट्रांजिशन है। अब क्यों वो पार्टली अलाउड है, इसका रीजन समझते हैं। तो देखो आपने निकाला L, आपने निकाला S, जो ऑर्बिटल क्वांटम मोमेंट और स्पिन क्वांटम मोमेंट, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है वो दो तरह की मोशन में है। एक मोशन वो कर रहा है जो उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और एक अपनी खुद की एक्सिस पर भी कर रहा है। तो ये दो मोशन से हमने यहाँ पर दो वैल्यूज हमने निकाली हुई है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, ये वैल्यूज सेपरेट नहीं रहती बल्कि क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती। और मिक्स करके हमने एक वैल्यू निकाली थी जे, जैसे आप क्या बोलते थे? एलएस कपलिंग बोलते थे। अब वो एलएस कपलिंग आप ग्राउंड स्टेट के लिए भी निकाल सकते हो, और एलएस कपलिंग आप जो एक्साइटेड स्टेट आपने ली हुई है उसके लिए भी आप निकाल सकते थे इस जे की वैल्यू। अब देखो होता क्या है कि जब एक सब ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो वहां पर उसकी आप टर्म सिंबल्स निकालते हो या एनर्जी टर्म निकालते हो, एनर्जी टर्म। और फिर बाद में उसको आप स्प्लिट करके किसमें कन्वर्ट कर देते हो? एनर्जी स्टेट्स में। क्या कोई बता सकता है एनर्जी टर्म और एनर्जी स्टेट्स में क्या अंतर है? क्योंकि ये दोनों चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर आप आगे की बात नहीं समझ पाओगे। हाँ जी, एनर्जी टर्म और एनर्जी स्टेट। ये एनर्जी टर्म है, ठीक है। और इसके में हमने क्या निकाल दिए, बहुत सारे स्टेट्स में इसको डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया कि साहब ये ट्रिपलेट पी दिखाएगा, सिंगलेट ये दिखाएगा, D1 दिखाएगा, ये सारे क्या है? एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? ये सब Yes, एनर्जी sir. स्टेट्स, ये एनर्जी टर्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो टर्म आता है हमारे पास में वो आता है एनर्जी टर्म। और जब हम उसको कई सारे स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम तो क्या पढ़ते हैं, हम तो यहाँ पर शुरू में भी मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट्स है। बट बेटा एक इस घेरे को बनाने से इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं हो जाता, ठीक है।
ये कई सारे सब ऑर्बिट्स में भी डिवाइडेड है। आपको पता है कोई एस में है, कोई एसपी में है, कोई एसपीडी में है और कोई एसपीडीएफ, चारों सब ऑर्बिट्स उसमें होंगे। फिर वो जो सब ऑर्बिट्स में है वो भी सब डिवाइडेड है। उसमें भी अगर एस है तो केवल एक ही सब ऑर्बिट, वही एक ऑर्बिटल है। लेकिन पी अगर है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी है तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स और हैं, और अगर एफ है तो उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। फिर बात आती है डी भी जो है वो खुद